मेरे बाप के मरने के ठीक 1 साल बाद मेरी माँ ने एक और शख्स से निकाह कर लिया था। ये शख्स अगरचे मेरा बाप बन के हमारे घर तो आ गया था, लेकिन मुझे कभी भी ये शख्स पसंद नहीं आया था। इस शख्स का नाम मुनव्वर हुसैन था और मुनव्वर हुसैन जो है वो अब हमारा बाप बन के यानी कि मेरा बाप बन के इस घर में रह रहा था। उसने मेरी माँ के साथ शादी की थी, लेकिन मेरी कभी भी अपने इस सौतेले बाप के साथ नहीं बनी थी। मुझे हमेशा अपने ही बाप की याद आती थी, जिसका नाम अख्तर हुसैन था और अख्तर हुसैन एक बहुत अच्छा बाप था। जब तक मेरा बाप ज़िंदा रहा था, उसने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी थी। मैं उसकी बेटी थी और उसकी लाडली बेटी थी। 1 साल पहले जब मेरे बाप का एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ और उसकी लाश को हमारे घर लेकर के आए, तो मैंने देखा कि माँ ने कुछ ख़ास वावेला नहीं किया था। ऐसा लगता था कि जैसे माँ को खुद उसके मरने का कोई ख़ास दुःख नहीं हुआ हो। लिहाज़ा मैंने माँ को इस बात को महसूस किया था और मैंने इस बात को कभी माँ को जतलाया नहीं था। सिर्फ़ इस बात को मैं महसूस करके रह गई थी। इसके पीछे क्या राज़ था या फिर क्या बात थी, ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन बहरहाल मेरे वालिद के मरने के 1 साल के अंदर ही मेरी माँ ने दूसरी शादी रचा ली थी। ये शख्स जिसका नाम मुनव्वर हुसैन था, अगरचे एक अच्छा इंसान बनने का पूरा दिखावा कर रहा था या वाक़ई में एक अच्छा इंसान था, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं तो उस वक़्त कॉलेज में पढ़ रही थी और इस वक़्त मेरी उम्र 22 साल थी। मेरा तलीमी सेशन ख़त्म होने वाला था और मैं बहुत जल्द कॉलेज से फ़ारिग होकर के किसी न किसी जॉब को लग जाती। ऐसे में मैं अपनी वालिदा की खुद ज़िम्मेदारी उठा सकती थी। वैसे तो मेरी वालिदा भी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके कुछ न कुछ कमा करके ला रही थी। लिहाज़ा मेरे सयाने होने तक या फिर मेरे एक जॉब लगने तक मेरी वालिदा अच्छा कमा सकती थी और मुझे और ख़ुद को पाल सकती थी। लेकिन यहाँ पर मामलात उल्ट हो गए और उसने बजाय इसके कि खुद कमाना या फिर मेरी जॉब का इंतज़ार करने की बजाय उसने शादी कर ली और फिर एक शख्स को जो कि एक दुकान चलाता था। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाता था, जिसे उसने मेरा बाप बना कर के मेरे सर पर बैठा कर के मसल्लत कर दिया था। अगरचे उसके इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में अच्छी कमाई थी और हमें जब से वो हमारे घर आया था, किसी चीज़ की कमी उसने महसूस नहीं होने दी थी। लेकिन बस मुझे एक ही चीज़ से वो खलता था कि वो मेरा सौतेला बाप है और मैं उसे कभी भी अच्छी नज़र से नहीं देखती थी। शायद मेरे अंदर एक डर था और वो डर ये था कि मैं एक नौजवान लड़की थी और एक नौजवान लड़की चाहे उसके लिए कोई सौतेला बाप या सौतेला भाई ही क्यों ना हो, कितना ही पाक रिश्ता क्यों ना हो, वो हमेशा कुछ न कुछ फ़ासला बना कर के रखती है और हमेशा उस रिश्ते को शक की निगाह से ही देखती है। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था कि मैं इस रिश्ते को फ़िलहाल शक की निगाह से देखने पर मजबूर थी, क्योंकि मैं एकदम से इसे अपना बाप तस्लीम नहीं कर सकती थी। फिर मुझे ये भी अच्छी तरह से याद था कि मेरे बाप के मरने पर मेरी माँ ने कोई ख़ास गम नहीं किया था। ये बात भी मेरे दिल में चुभ कर के रह गई थी। इस बात का मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरी माँ ने ऐसा क्यों किया था, लेकिन बहरहाल मेरी माँ ने जो भी किया था, अब वो तो मेरी माँ को ही पता होगा कि मेरी माँ ने ऐसा क्यों किया था। सौतेला बाप अगरचे मुझे बुलाता भी था और मुझसे लाड भी करता था और मुझे अपनी बेटी ही की तरह समझता था और बेटी ही की तरह बात करता था, लेकिन मेरे अंदर का डर था कि मुझे आगे बढ़ने से रोकता था और मैं कभी भी अपने सौतेले बाप को जो है वो ज़्यादा बात नहीं करती थी और ज़्यादातर फासला बना करके रखती थी। वक्त इसी तरीके से गुजरता रहा और फिर मेरी तालीम जो है वो कंप्लीट हो गई। जैसे ही मेरी तालीम कंप्लीट हुई और मुझे डिग्री हासिल हुई, अब मैंने जॉब की तलाश के लिए इधर-उधर भटकना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर भी मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि जॉब मिलना इस कदर आसान नहीं थी। जो लोग मुझे जॉब की ऑफ़र कर रहे थे या अपनी कंपनी में या अपनी फैक्ट्री में या कहीं भी मुझे जॉब की ऑफ़र दे रहे थे, वो लोग मुझसे बहुत से और तकाज़े भी रखते थे, लेकिन मैं उनके ऐसे तकाज़े पूरे करने वाली में से नहीं थी। मैं गरीब ज़रूर थी और एक गरीब घर से ज़रूर ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन मैंने कभी भी ऐसी सोचें नहीं रखी थी और ना ही मैं ऐसी सोच को पसंद करती थी। लिहाज़ा मुझे नौकरी मिलने में वाक़ई में बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी।
मैंने तो ये समझा था कि जैसे ही मुझे डिग्री मिलेगी, मैं बड़ी आसानी के साथ जॉब पे खड़ी हो जाऊँगी और अपना और अपनी माँ का खर्चा खुद उठाऊँगी, लेकिन यहाँ पर तो मामलात ही बिल्कुल उलट हो गए थे। मुझे कोई भी शख्स जॉब पे रखने के लिए पहली बात है कि तैयार नहीं था और जहाँ पर भी मैं जॉब के सिलसिले में जाती थी, वहाँ पर हर शख्स ललचाई हुई नज़रों से ही देखता था और जब मैं सामने वाले की नज़र को भाँप लेती थी, तो फिर मैं वहाँ पर दोबारा जाना गवारा नहीं करती थी। यही वजह थी कि मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। मेरी माँ ने भी अब मुझे इस बात को लेकर के कहना शुरू कर दिया था कि तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे पापा हैं ना, वो कमा के ला रहे हैं, जब तक वो कमा रहे हैं, तुम्हें किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। अब मैं माँ को क्या बताती और माँ तो वैसे थोड़ा बहुत समझती भी थी और जानती भी थी। लेकिन मैं माँ को क्या बताती कि उसने तो उसे शौहर तस्लीम किया है, लेकिन मैंने कभी भी उसे अपना बाबा तस्लीम नहीं किया। इसी तरीके से कुछ अरसा गुज़र गया, मुझे नौकरी ना तो मिलनी थी और ना ही मिली और जहाँ पर भी 2-4 जगह पे नौकरी की कोई उम्मीद बंधी, वहाँ पर आगे से जो लोग मिले वो कुछ ऐसे मिले कि मुझे वहाँ से उनको सुनाकर ही वापस घर आना पड़ा। इन बातों को लेकर के मैं इस कदर परेशान थी कि मुझे जो है वो नौकरी नहीं मिल रही है और मैं चाहती थी कि जल्दी से जल्दी मैं इस घर की बागडोर अपने हाथ में ले लूँ और इस नाम-नेहाद बाप से मेरी जान छूट जाए। लेकिन मुझे लगता था कि ऐसा फ़िलहाल हो नहीं रहा है, बल्कि सब कुछ इस वक़्त ज़िम्मेदारी जो थी, वो मेरे इसी सौतेले बाप के कंधे पर थी। वो हमारे घर के सारे मामलात को मुकम्मल तौर पर सँभाले हुए था। मेरी माँ भी अब कभी-कभार जो है वो लोगों के घरों में काम-काज करने चली जाती थी, लेकिन ज़्यादातर अब वो घर पे ही रहती थी। शायद मेरे बाप ने उसे इस काम के लिए मना कर दिया था और बोला था कि मैं जो कमा के ला रहा हूँ, इसलिए तुम्हें जो है वो बाहर किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से मेरी माँ का और मेरे बाप का इस घर में निज़ाम चलता जा रहा था। मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, मेरी माँ जो है वो अब घर बैठ गई थी और सारी ज़िम्मेदारी जो थी वो मेरे सौतेले बाप ने उठा ली थी। फिर इसी तरीके से कुछ वक़्त और गुज़रा तो एक बहुत ही बड़ी अनहोनी थी जो कि मेरे साथ हो गई। मेरी माँ को काले यरकान की शिकायत हो गई और काला यरकान इस कदर फैला कि मेरी माँ जो है वो उसको सँभाल ना पाई। अचानक ही ये हमला हुआ था और हेपेटाइटिस सी ने मेरी माँ को आ लिया था। शायद ये काफ़ी अरसे से मेरी माँ के अंदर चलता आ रहा था, लेकिन मेरी माँ ने इस चीज़ का ख़्याल नहीं किया था और उस वक़्त ख़्याल किया था कि जब मुकम्मल तौर पर हेपेटाइटिस सी ने मेरी माँ को अपनी पूरी तरह जकड़ में ले लिया था। इस हेपेटाइटिस सी के चलते मेरी माँ ज़्यादा अरसा ज़िंदा ना रह सकी और चंद ही महीनों में मेरी माँ अपने खालिक हकीकी से जा मिली। माँ के मरने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी और मुझे अब ये घर काटने को दौड़ता था। मेरा बाप जो कि सौतेला बाप था, अब भी मेरे साथ उसी शफ़क़त से पेश आता था, लेकिन मेरे अंदर का डर था कि जो मुझे अब भी उसके पास जाने नहीं देता था और मुझे उससे दूर ही रखता था। मैं अपने ही ज़हन में पता नहीं क्या-क्या ख़यालात सोचती रहती थी और खुद ही बनाती रहती थी और खुद ही बिगाड़ती रहती थी। असल में ऐसा था कि मेरी एक दोस्त थी जो कि पहले मेरे जैसे हालात का शिकार हो चुकी थी। उसने भी अपने सौतेले बाप के मुझे वो किस्से सुना रखे थे कि अब मैं अगर उन किस्सों को सोचती थी तो मुझे अपने सौतेले बाप से खौफ़ आता था। मेरी वो दोस्त जिसके बारे में मैं अभी ज़िक्र कर रही हूँ, उसने भी एक सौतेला बाप झेला था और उस सौतेले बाप ने उस मेरी दोस्त को कहीं का नहीं छोड़ा था। इसी बात को लेकर के मैं डरती थी कि मैं एक नौजवान लड़की हूँ, 22 साल की एक नौजवान लड़की, खूबसूरत भी हूँ, जाज़िब-ए-नज़र भी हूँ, खुश-शक्ल भी हूँ। इसलिए कभी भी मेरे बाप के इरादे कुछ भी हो सकते हैं और हो सकता है कि अगर मेरे बाप के इरादे मुझे लेकर के ख़राब हो जाएँ, तो मैं बेचारी कहाँ जाऊँगी? मेरे पास तो कोई भागने की जगह भी नहीं है। एक माँ थी जिसके आँचल में मैं छुप सकती थी, लेकिन अब तो माँ भी नहीं थी। लिहाज़ा मैं इन बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा डरी-डरी सी रहती थी। मेरे दिमाग में वही बातें चलती रहती थी जो मेरी सहेली मारिया ने मेरी दिमाग में बिठा दी थी और मारिया के कहने के मुताबिक सौतेला बाप कभी भी अपना नहीं हो सकता था और सौतेला बाप हमेशा जो है वो बेटी के लिए नुकसान का ही बायस होता था। इन बातों को सोच करके मैंने अपने आप को जो है वो अपने बाप से काफ़ी हद तक दूर रखा हुआ था। हम जिस घर में रहते थे, इस घर में 2 कमरे थे और इसके अलावा एक स्टोर रूम था, एक छोटा-सा बरामदा था और छोटा-सा ही सहन था। ये कोई इतना बड़ा घर नहीं था।
मैं एक अलग कमरे में सोती थी और मैं बाकायदा से सोने से पहले अच्छे तरीके से अंदर से कुंडियाँ लगा कर के, खिड़कियाँ, दरवाज़े सब कुछ बंद करके अपने आप को पूरा इत्मीनान दिलाने के बाद कि कोई भी अब इस कमरे में दाखिल नहीं हो सकेगा, इस तरीके से अपने आप को करके सोती थी। उधर मेरा बाप भी जो है वो कभी भी मेरे कमरे में नहीं आता था, ज़्यादातर वो अपने ही कमरे में वक़्त गुज़ारता था। मेरी उसकी उम्र में भी बड़ा फ़र्क था, वो तकरीबन 50 साल का था जबकि मैं अभी 22 साल की थी, यानी वो मुझसे डबल से भी ज़्यादा था। बेटी होने के नाते हाँ, इतना काम मैं ज़रूर कर रही थी कि उसे खाना वग़ैरह बना के दे दिया करती थी, उसे चाय-पानी का पूछ दिया करती थी या फिर उसकी कोई फ़रमाइश होती थी तो वो कोई चीज़ अगर बाज़ार से मँगवाना चाहता था तो वो उसे मैं दुकान से ला दिया करती थी। इतना तो चलो मैं उसके लिए कर ही सकती थी, वो भी जब दुकान से थका-हारा घर आता था तो उससे बहुत इस बात की शायद तलब होती होगी कि कोई उसके साथ बैठ कर के बातें करे, लेकिन मेरे अंदर का डर मुझे बातें करने नहीं देता था, इसलिए मैं ज़्यादातर उससे हट के रहती थी और अपने आप को अपने कमरे तक महदूद रखती थी। डिग्री मैं ले चुकी थी लेकिन नौकरी मुझे नहीं मिली थी और मैं अपने कमरे तक महदूद होकर के रह गई थी। ज़्यादा मैं किसी के घर भी आती-जाती नहीं थी, बस मेरी एक सहेली मारिया ही थी जिसके यहाँ मैं कभी-कभी चली जाया करती थी। उस रोज़ मारिया की सालगिरह थी और मारिया ने मुझे अपने घर आने की ख़ास दावत दे रखी थी। लिहाज़ा मैंने अपने सौतेले बाप को सिर्फ़ बताना मुनासिब समझा कि भई मैं मारिया की सालगिरह में जा रही हूँ और मैं रात को लेट हो जाऊँगी। मैंने इजाज़त नहीं ली थी, सिर्फ़ बताया था और फिर बता कर के मैं मारिया की तरफ चली गई थी। मारिया की पार्टी रात के 9 बजे थी, जो कि उसने अपने ही घर में एक छोटी-सी पार्टी दे रखी थी। मारिया मुझसे ज़्यादा हैसियत में बहुत अच्छी थी क्योंकि वो एक खाते-पीते घर की लड़की थी। लिहाज़ा जब मैं मारिया के घर पहुँची तो उसकी सालगिरह की पार्टी अभी शुरू नहीं हुई थी, हत्ता कि 9 से टाइम ऊपर हो चुका था। अभी मेहमानों की आमद-ओ-रफ़्त का सिलसिला जारी था और इसी तरीके से फिर वो वक़्त आ गया कि जब मारिया ने केक काटा और फिर हम सब ने उसे सेलिब्रेट किया। सेलिब्रेट करने के बाद अब मारिया और मेरे दरमियान बहुत सी बातें शुरू हो गईं और लोग जो है वो अपनी-अपनी खुशखबरियों में मसरूफ़ हो गए। मारिया ने हस्बे रवायत मुझसे मेरे सौतेले बाप के बारे में पूछा तो मैंने उसे पूरा समूह बनाते हुए उसके बारे में बता दिया और कहा कि मुझे तो जो है वो उससे घिन आती है, मुझे वो बंदा शख्स अच्छा नहीं लगता। मारिया ने कहा ये सौतेले बाप होते ही ऐसे हैं, बहरहाल तुम फ़िक्र मत करो, अब ये है कि तुम अगर जाना चाहो तो जा सकती हो, रात का जो है इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और तुम्हें घर भी पहुँचना चाहिए। इस बात के चलते मैंने भी ख़्याल किया कि वाक़ई का टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है। ऊपर से पता नहीं केक में क्या था या फिर कैसी ड्रिंक्स वग़ैरह थी जो कि मैंने पी थी कि मेरे सर में भी शदीद दर्द हो रहा था। ये म्यूज़िक की वज़ह से भी हो सकता था जो कि हमने सालगिरह वाले घर में चला रखा था। मारिया से इजाज़त लेकर के मैं वहाँ से बाहर निकली और फिर मैं किसी टैक्सी या रिक्शे के इंतज़ार में खड़ी हो गई क्योंकि मुझे टैक्सी या रिक्शे के ज़रिए ही अपने घर पहुँचना था। जिस रोड पर मैं खड़ी थी यहाँ पर टैक्सी रिक्शा मिलना बहुत मुश्किल था क्योंकि रात के तकरीबन साढ़े 11 बज चुके थे और साढ़े 11 बजे यहाँ पर ज़्यादातर टैक्सी रिक्शा मिलना बहुत मुश्किल होता था। काफ़ी देर खड़ी रहने के बाद तकरीबन 12 बज चुके थे जबकि मुझे एक टैक्सी दूर से आती हुई दिखाई दी और उस टैक्सी वाले को मैंने अपने घर का पता बता कर के अपने घर चलने के लिए कहा। जब मैं टैक्सी से अपने घर के दरवाज़े के करीब उतरी, जो कि मेरे घर का दरवाज़ा उस टैक्सी से ज़्यादा दूर नहीं था क्योंकि मेन रोड पे से ही मेरा घर जो था वो मेन रोड के बिल्कुल करीब था। लिहाज़ा मैंने टैक्सी वाले को पैसे अदा किए और फिर मैं पैसे अदा करने के बाद अपने घर में दाखिल हुई। सर दर्द से फटा चला जा रहा था। मैंने देखा कि मेरा बाप बाहर बरामदे में टहल रहा है और उसने मुझे आते हुए देख लिया है। मैं जैसे ही घर में दाखिल हुई वो परेशानी के आलम में मेरे पास आया और उसने कहा कि मायरा क्या हुआ है बेटा इतनी रात को? तुम्हें पता है टाइम का अंदाज़ा है कि टाइम क्या हो रहा है? मैंने कहा हाँ, मुझे पता है टाइम क्या हो रहा है, बस क्या करूँ मुझे टैक्सी नहीं मिल रही थी इसलिए मैं लेट हो गई। इतना कह कर के मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और वो इत्मीनान से अपने कमरे की तरफ चला गया। अब मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ तो आई थी और फिर मैं जो है वो इसी तरीके से जैसे कि बंदा कोई नशे में होता है या लहरा रहा होता है, इस तरीके से मैं गिरती-पड़ती जो है वो अपने चारपाई तक पहुँची और चारपाई पर जाकर ढेर हो गई। मुझे थकावट बेहद हो चुकी थी, सर में शदीद दर्द था और मुझे नींद थी जो कि बहुत शदीद आ रही थी।
लिहाज़ा आज की रात ना तो मैंने किसी खिड़की को बंद किया था और ना ही मैंने कोई दरवाज़ा बंद किया था और मैं जाकर के अपने बिस्तर पर ढेर हो गई थी। न जाने रात का कौन-सा पहर था कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कमरे में आया है। इस बात को महसूस करते ही मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मुझे वो तमाम बातें याद आने लगीं जो कि मेरी सहेली मारिया ने मुझे बताई थी। लिहाज़ा मैं अंदर ही अंदर डर रही थी और मैं इस बात को लेकर के अंदर ही अंदर जो है वो खौफ़ज़दा थी कि अगर मेरे बाप ने मेरे साथ वही सलूक किया जो कि मारिया के सौतेले बाप ने मारिया के साथ किया था। लिहाज़ा मैं अब बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और सब कुछ आसानी से जो है होता चला गया। ये नहीं कि उस कमरे में जो कोई भी आया था वो अब आराम से कमरे से शायद बाहर चला गया था। थोड़ी देर तक मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि अब कमरे में कोई भी नहीं है। अब मैं जाग भी चुकी थी और मैं मुकम्मल तौर पर होश में भी आ चुकी थी। सर दर्द भी थोड़ा-सा कम था, इसलिए मैंने उठ कर के फटाफट से अपनी खिड़कियाँ और दरवाज़े अच्छी तरह से बंद किए ताकि अब कोई दोबारा इस कमरे में दाखिल ना हो सके। इसी तरीके से मैं जो है वो अब अपने आप को पूरी एहतियात के साथ रखती थी और इसी तरीके से मैं अपने आप को अपने बाप से दूर-दूर रखती थी। दिन गुज़रते गए और मेरा बाप जो है वो मुझे किसी बात पे भी एतराज़ नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे शायद इस बात का अंदाज़ा था कि एक नौजवान लड़की जो है वो शायद किसी तज़ब्ज़ुब का शिकार है या किसी वहम का शिकार हो गई है या वो उस पे शक करने लगी है। उसके अंदर कोई न कोई ऐसी बात ज़रूर थी कि वो मेरे मिज़ाज को समझ रहा था और उसे समझ आ रही थी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। बहरहाल उसने कभी मुझ पे कोई गिला-शिकवा नहीं किया था। मैं जब भी उससे कुछ कोई खर्चा माँगती या कुछ पैसे को तलब करती, वो मुझे बगैर किसी बात के पूछे मुझे पैसे दे दिया करता था। इसी तरीके से कुछ दिन गुज़रे तो एक रोज़ मैंने रात को फिर सोते में उसे अपने कमरे में महसूस किया, लेकिन इस बार तो मैंने अपने दरवाज़े को बाकायदा से अंदर से बंद किया था और उसकी कुंडी भी चढ़ाई थी और खिड़कियाँ भी बंद थीं। तो अब ऐसा कैसे हो सकता था कि वो मेरे कमरे में आए? लिहाज़ा मैंने अपने आप को नींद से बेदार करने की कोशिश की और बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को नींद से बेदार किया और उठ कर के बैठ गई। कमरे की लाइट बंद थी, क्योंकि मैं लाइट बंद करके सोने की आदी थी, लेकिन लाइट का स्विच ज़्यादा दूर नहीं था। मैंने हाथ बढ़ा करके फटाफट से अपने लाइट का स्विच ऑन किया और फिर जैसे ही लाइट का स्विच ऑन हुआ, मेरे सामने कमरा रोशनी में नहा गया, लेकिन कमरे के अंदर के दरवाजे भी बंद थे, खिड़कियाँ भी बंद थी और पर्दे भी अच्छी तरीके से लगे हुए थे। यानी इस कमरे में कोई आया ही नहीं था, बस मेरा वहम था जिसने मुझे परेशान कर रखा था। इन तमाम बातों को सोचते-सोचते मैं परेशान हो गई। फिर मैं अगले दिन मारिया के घर चली गई और मैंने यही ख्वाब जो मैंने देखा था मारिया को कह सुनाया। मारिया ने भी मुझे जल्दी पे तेल का काम किया और उसने बताया कि ये ख्वाब तो इस बात पे दलील करता है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। उसकी इन बातों को सुन कर के मैं और ज़्यादा सुन्न हो गई और मुझे जो है वो इस बात को लेकर के बुरा लगने लगा कि यार वाक़ई अगर मारिया की कही बात सच हो गई तो क्या होगा? अब मैंने एक काम किया और वो काम थोड़ा-सा अजीब था मेरे लिए, लेकिन मैंने कर दिया। मैंने एक डंडा जो है वो अपनी चारपाई के पास रख दिया और ऐसे रख दिया कि जिस बिस्तर पे मैं सोती थी उस तलाई के नीचे मैंने उस डंडे को छुपा दिया। और इस तरीके से छुपा दिया कि जब कभी मुझे इस डंडे की ज़रूरत पड़े मैं फ़ौरी तौर पर इसको हाथ डाल के निकाल सकूँ। इन बातों को लेकर के मैं अपने आप को थोड़ा-सा मज़बूत महसूस कर रही थी, लिहाज़ा अब मैंने जो है वो उस कमरे में थोड़ा-सा बेधड़क होके सोना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था कि मैंने कमरे की खिड़की और दरवाज़े खोल दिए थे और पर्दे हटा दिए थे। अब भी मैं वही सारे इंतज़ाम करती थी, लेकिन अब ये था कि मैं इस बात से बेफ़िक्र थी कि चलो अगर मेरा बाप रात को मेरे कमरे में आ भी जाता है और फिर जब वो मेरे पास आएगा तो मेरे पास एक डंडा मौजूद है जिससे मैं उसकी अच्छी खबर ले सकती हूँ। लेकिन कई दिन गुज़र गए, ऐसा कुछ भी वाक़या पेश नहीं आया और मैं जो है इस बात को लेकर के अब मन ही मन में शर्मिंदा होने लगी कि मैं अपने बाप के बारे में, जो कि चाहे सौतेला ही सही लेकिन इस वक़्त मेरा बाप है, मैं कैसी सोच रख रही हूँ और ऐसा हो सकता है कि मेरा बाप एक अच्छा इंसान हो और मैंने उसके बारे में गलत अंदाज़ा लगाया हो। मारिया के साथ मिलने की वजह से और मारिया के किस्से सुनने की वजह से शायद मैंने अपने आप को भी ज़हनी मरीज़ बना लिया था और इसी में मर्ज़ के चलते मैं अब जो है वो इस वहम का शिकार हो गई थी कि मेरे कमरे में कोई आता है। हत्ता कि दरवाज़े कुंडियाँ मैं खुद अंदर से बंद करके सोती थी और ऐसे में किसी की भी जुर्अत नहीं थी कि वो मेरे कमरे में आ सके।
लेकिन ये क्या था कि हर तीसरे-चौथे दिन मुझे एक ख्वाब आता था और ख्वाब में मैं यही देखती थी कि कोई मुझ पर हमला कर रहा है और कोई ऐसा है कि जिसको मैं देखती हूँ ख्वाब में, लेकिन वो मेरे कमरे में भी आता है और मेरे ख्वाब में भी आता है, लेकिन उसकी शक्ल थी कि मुझे दिखने में नहीं आ रही थी। मुझे बार-बार यही महसूस होता था कि हो ना हो ये मेरा बाप ही होगा जो कि मेरा सौतेला बाप है। लेकिन यहाँ पर मैं देखती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मेरी नींद खुलती थी तो ना सिर्फ़ के कमरे दरवाज़े बंद होते थे, बल्कि खिड़कियाँ भी बंद होती थीं और पर्दे भी वैसे ही पड़े होते थे। इन बातों को लेकर के मैं बहुत परेशान थी और अब मैंने एक चीज़ सोच ली थी कि मैं मारिया के घर बहुत कम से कम जाया करूँगी। क्योंकि जब भी मैं मारिया के घर से होकर के आती थी, मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो उठता था और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं मारिया के घर से वापस आई हूँ, तो मुझे जो है उसी रोज़ जो है वो कुछ न कुछ ऐसे अजीबो-गरीब किस्म के ख्वाब जो है वो दिखाई देते थे। मुझे अब इन बातों की समझ नहीं आ रही थी। लिहाज़ा मैं अपने अंदर ही अंदर घुल रही थी और मुझे इन बातों की बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही थी। मेरे मोहल्ले में एक औरत रहती थी जो कि मोहल्ले की एक मशहूर दाया थी, जो कि किसी हॉस्पिटल में नर्सिंग का काम भी करती थी और वैसे भी डिलीवरी वगैरह के केसेस गली मोहल्लों में जाकर भी किया करती थी। मेरा उसके घर भी अक्सर आना-जाना रहता था क्योंकि वो हमारे मोहल्ले की थी, इसलिए वो मेरी माँ को भी जानती थी और मेरे साथ भी उसके बड़े अच्छे अलाक़ थे। कभी-कभार मैं उसके घर चली जाया करती थी क्योंकि मेरे पास भी वक़्त गुज़ारी के लिए कभी कुछ नहीं होता था। मेरा बाप काम पे होता था और दोपहर के टाइम मैं कभी-कभार वक़्त निकाल कर के उसके पास चली जाया करती थी। एक रोज़ जब मैं उसके घर पर थी तो मुझे एक चक्कर सा आ गया और मैं उस चक्कर को खा कर के गिर पड़ी। उस चक्कर के गिरने की वजह से उसने मुझे फटाफट से उठाकर चारपाई पे डाला और फिर उसने मेरी नब्ज़ वग़ैरह चेक की। मुझे कुछ खिलाया-पिलाया गया, शायद कोई पानी दिया गया था या जूस दिया गया था, मुझे इस चीज़ का भी पूरी तरीके से अंदाज़ा नहीं है। लेकिन बहरहाल मुझे होश आया तो मेरी वो जो दाया पड़ोसन थी वो बड़ी हैरान और बड़ी परेशान-सी नज़र आ रही थी। अब मैंने उसके चेहरे को देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी और परेशानी मुझे साफ़ दिखाई दे रही थी। उसने मुझे कहा, "मायरा, क्या बात है बेटी, तुम ठीक तो हो ना?" तो मैंने कहा, "हाँ आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्यों इस बात बात को लेकर के मुझसे पूछ रही हैं? क्यों परेशान क्यों हैं?" कहने लगी, "बेटी मायरा, ऐसा है कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे तुम जो है वो एक शादीशुदा ज़िंदगी गुज़ार रही हो। बल्कि तुम शादीशुदा ज़िंदगी क्या गुज़ार रही हो, अब मुझे तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। बेटा, तुम किसी बच्चे की माँ बनने वाली हो।" ये बात मेरे लिए इतनी बड़ी थी और इतनी बुरी थी कि मैं जो है एकदम दहल के रह गई। एक तो मैं अभी-अभी बेहोश होकर के गिरी थी, ऊपर से इतनी बड़ी खबर जो थी मुझे इस आंटी ने सुना दी थी। वो एक नर्स थी, एक दाया थी, इसकी बात को मैं चैलेंज नहीं कर सकती थी। मैंने कहा, "आंटी, ये कैसे हो सकता है? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है और ना मैंने किसी से शादी की है और ना ही मैंने कभी किसी से ऐसा कोई ताल्लुक रखा है और ना ही मेरी किसी के साथ कोई ऐसी दोस्ती है। यकीन करें, मैं तो बिल्कुल जो है इस बारे में कुछ भी नहीं जानती।" अब मेरी जो दाया आंटी थी, उन्होंने कहा, "अच्छा एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा सौतेला बाप है, इसका तुम्हारे साथ कैसा सलूक है?" अब ज़ाहिर-सी बात है ना कि मोहल्लेदारी थी और वो भी इस चीज़ को जानती थी कि मैं अपने सौतेले बाप के साथ अकेली रहती हूँ और मेरा उसका कमरा अलहदा है अगरचे, लेकिन ज़ाहिर बात है कि हम दोनों बाप-बेटी रहते तो एक ही घर में थे। लिहाज़ा उनकी इस बात के बाद मैंने उन्हें बताया कि ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। वो एक शरीफ़ आदमी है जो कि आता है और अपने कमरे में चला जाता है। मैं उसे खाना वग़ैरह दे देती हूँ बना कर के और कभी भी उसने जो है वो कोई ऐसी हरकत नहीं की है। हाँ, अलबत्ता मैंने उसे ये बताया कि कभी-कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरे कमरे में कोई है, लेकिन वो मेरे कमरे में कोई होता नहीं है। दरवाज़े भी अंदर से बंद होते हैं, खिड़कियाँ भी अंदर से बंद होती हैं, पर्दे भी पड़े होते हैं और अंदर से जब तक मैं खुद कुंडी ना हटाऊँ, ज़ाहिर-सी बात है कि कोई अंदर नहीं आ सकता। दया आंटी ने हमारे घर को अच्छी तरह से देख रखा था और उसे इस बात का अंदाज़ा था कि जिस कमरे में मैं रहती हूँ, वाक़ई उस कमरे में जब अगर मैं उस खिड़कियाँ, दरवाज़े बंद कर दूँ, कुंडी लगा दूँ, अंदर से तो कोई भी बंदा उस कमरे में, उस दरवाज़े में अंदर दाख़िल नहीं हो सकता था। इस बात को दाया आंटी भी जानती थी, लेकिन दाया आंटी ने मुझे ये भी कहा कि देखो बेटा, बात ये है कि अभी तो जो भी बात है वो तो ज़ुबानी कलामी है। मैंने तुम्हारा कोई बाकायदा से टेस्ट नहीं किया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम एक ब्याहता जीवन जी रही हो और तुम जो है अब एक बच्चे की माँ बनने वाली हो।
ये वो बातें थीं कि जो ज़ाहिर-सी बात है कि एक दाई कह रही थी, एक नर्स कह रही थी जो कि एक हॉस्पिटल में जॉब करती थी। इसकी बातों को झुटलाया नहीं जा सकता था, लेकिन ऐसा कौन है जो कि मेरे पास आया और मुझे पता भी नहीं चला, मेरे पास से होकर भी चला गया और मैं किसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। यकीन करें कि ये वो बातें थी कि जिनसे मैं अंदर से टूट गई थी और मुझे जो है वो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ या क्या ना करूँ। बाकी मुझे दाया आंटी ने एक बात बोली, उसने कहा कि तुम ऐसा करो कि कल जैसे ही तुम्हारा बाप काम के लिए निकल जाए, तुम घर को ताला लगा देना, क्योंकि तुम्हारा बाप तो ज़ाहिर-सी बात है कि शाम से पहले नहीं आएगा। मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, वहाँ पर मैं जाकर के तुम्हारा टेस्ट करूँगी और फिर तुम्हें जो है मुकम्मल रिपोर्ट दूँगी। और हो सके तो अपने बाप के इस्तेमाल की कोई भी चीज़ जैसे कि कंघी, शेविंग ब्रश, टूथ ब्रश वगैरह इस किस्म की जो चीज़ें हैं, वो उनमें से 2-4 चीज़ें जो है वो अपने साथ रख लेना। मैंने कहा कि मुझे उन चीज़ों की क्या ज़रूरत है, मैं भला उनकी शेविंग क्रीम या फिर उनके टूथब्रश या उनके सर का कंघा वगैरह अपने पास क्यों रखूँगी? तो अब दाया आंटी ने कहा कि ये तुम्हें मैं बाद में बताऊँगी, लेकिन ये सब चीज़ें तुम अपने साथ ले लेना, अगर तुमने कल सुबह मेरे साथ जाना है तो। मैंने थोड़ा-सा सुन रखा था कि कुछ ऐसे टेस्ट वग़ैरह होते हैं, जिसे डीएनए टेस्ट कहा जाता है और डीएनए टेस्ट जो है बहुत सी बातें खुल कर के सामने आ जाती हैं। लेकिन आज तक मैं पढ़ी-लिखी होने के बावजूद भी कभी भी मेरा डीएनए टेस्ट जैसे किसी मुसीबत से वास्ता नहीं पड़ा था। लेकिन अब मुझे दाया आंटी की बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरे बाप की इस्तेमाल शुदा चीज़ें लेकर के मेरा डीएनए टेस्ट करना चाह रही हैं और ये जानना चाह रही हैं कि मेरे साथ ये जो कुछ भी हुआ है, ये कैसे हुआ है और किसने किया है और इसके पीछे किसका हाथ है। लिहाज़ा मैंने दाया आंटी के साथ इस बात का तय कर लिया कि कल जैसे ही अब्बा काम के लिए निकलेगा, मैं जो है घर में कुंडी लगा के, ताला लगा कर के उसके पास आ जाऊँगी और उसके साथ हॉस्पिटल चलूँगी। लिहाज़ा अगले दिन जैसे ही मेरा सौतेला बाप काम के लिए चला गया, मैंने फटाफट से अपने घर को लॉक किया, ताला लगाया और फिर मैं दाया आंटी के घर आ गई। दाया आंटी पहले से ही तैयार बैठी थी, हम दोनों ही हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। हॉस्पिटल आकर के दाया आंटी ने बाकायदा से मेरे कुछ टेस्ट जो है वो करवाए और मेरा खून और इसी किस्म की चीज़ें लेकर के मेरे टेस्ट के लिए भेज दी। अब उसने वो जो इस्तेमाल-शुदा चीज़ें मैंने ली थी, वो भी उसने एक और नर्स को दी और उसको टेस्ट करने के लिए बोला और शायद वो डीएनए टेस्ट के बारे में ही बात कर रही थी। 3 घंटे तक हम वैसे ही हॉस्पिटल में घूमते रहे और मुख्तलिफ रिपोर्टें वगैरह क्लिक करते रहे और फिर 3 घंटे के बाद वो मुझे लेकर के मेरे घर वापस आ गईं। उनके हाथों में रिपोर्टें भी मौजूद थीं और उनके पास जो है वो सारा सामान भी मौजूद था जो कि हम साथ लेकर के गए थे। यहाँ पर आकर के जब उन्होंने उस रिपोर्टों को अच्छी तरीके से देखा और फिर उस सामान का जायज़ा लिया और फिर मेरा जायज़ा लिया, तो उन्होंने कहा कि देखो बेटी, बात ये है मायरा कि जैसा कि मैंने तुमने कहा कि तुम एक शादीशुदा ज़िंदगी गुज़ार रही हो और तुम्हारा जीवन जो है वो अब एक शादीशुदा लड़की वाला जीवन है। ये बात बिल्कुल रिपोर्ट के मुताबिक से सच आई है और तुम एक शादीशुदा लड़की की ही ज़िंदगी गुज़ार रही हो। दूसरी चीज़ ये है कि तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवाया गया है और इस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक से तुम ये जो शादीशुदा ज़िंदगी गुज़ार रही हो, इसके अलावा ये जो तुम्हें तुम्हारे ख्वाब आते हैं, ये शायद इसी ज़िंदगी से मुतल्लक हैं जिसका तुम्हें अभी इल्म भी नहीं है। यानी कि कोई है जो कि तुम्हारे साथ खेल रहा है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे साथ खेलने वाला कौन है। लिहाज़ा इस बात को अपने ज़हन में रखो बेटा कि इस बात का फ़िलहाल किसी से ज़िक्र नहीं करना और ना ही इस बात के बारे में किसी को बताना। हाँ, मैं तुम्हें एक बात यहाँ पे बता देती हूँ और एक बात से मैं तुम्हें यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। तुम्हें इस बात को लेकर के खुशी होगी और तुम इस बात को लेकर के इत्मीनान के साथ जो है वो अपने घर में जाके अपना दिन-रात सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकती हो कि तुम्हारा कोई भी डीएनए टेस्ट, तुम्हारे कोई भी मामलात जो हैं वो तुम्हारे सौतेले बाप के साथ टैली नहीं हुए हैं। तुम्हारा सौतेला बाप जो है वो किसी भी किस्म के किसी ऐसी हरकत में मुलव्वस नहीं पाया गया है। उसके तमाम डीएनए टेस्ट और तुम्हारे डीएनए टेस्ट बिल्कुल अलग-अलग हैं और तुम्हारी आपस में कुछ मैचिंग नहीं है जिससे इस बात का शक किया जा सके कि उसने कुछ ऐसा किया होगा। यानी कि इस काम में मेरे सौतेले बाप का कोई भी हाथ नहीं था और ये काम कौन कर रहा था या कहाँ से हो रहा था, इसके बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं था।
दाया आंटी ने कहा कि तुम फ़िक्र मत करो, बल्कि ऐसा करो कि तुमने एक काम करना है। अब मैं तुम्हें एक कान में बात बताऊँगी और इस बात पे तुमने अमल करना है। लिहाज़ा उसने मेरे कान में एक बात कही और फिर मैंने उस बात को सुन कर के अच्छी तरह से समझ लिया। लिहाज़ा अब मैंने उसी की बताई हुई बात के मुताबिक से अमल करना था और मैंने इस पे अमल करने का फ़ैसला कर भी लिया। मैं इस बात को लेकर के खुश थी कि इस काम में कम से कम मेरा सौतेला बाप नहीं है। जो बात दाया आंटी ने मुझे मेरे कान में कही थी, मैंने उस बात के ऊपर अमल करने का फ़ैसला कर लिया था। लिहाज़ा मैंने वही काम शुरू कर दिया था जैसा कि मुझे मेरी दाया आंटी ने बताया था और उसी काम के तहत मैं चल रही थी। मुझे बस एक चीज़ की तसल्ली थी और वो तसल्ली ये थी कि मेरा जो सौतेला बाप था वो ऐसे किसी काम में मुलव्वस नहीं था और मैं उसकी तरफ से अब काफ़ी हद तक ज़हनी तौर पर क्लियर हो चुकी थी। मेरे साथ जो वाक़यात पेश आने थे, आ चुके थे, जो मैंने महसूस करना था, कर लिया था, लेकिन अब अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैं अपने आप को काफ़ी हद तक बेहतर समझ रही थी। जब से दाया आंटी ने मुझे जो है वो बात बताई थी और जब से उन्होंने मेरे कान में वो बात डाली थी, मैंने बिल्कुल उसके मुताबिक से अमल करना शुरू कर दिया था। लिहाज़ा ज़्यादा वक़्त नहीं गुज़रा और चंद ही दिनों में हमें इस बात का पता चल गया कि इस किस्से का असल मुजरिम कौन है। इस किस्से का असल मुजरिम कौन है और कौन है जो कि ये सारा कुछ कर रहा है और मैं जो कुछ जिस नतीजे पर या जिस कैफ़ियत से गुज़र रही हूँ, इस कैफ़ियत का असल ज़िम्मेदार कौन है। इससे पहले कि हम उस पे उँगली उठाते या फिर उसे सामने लाते या फिर उसके बारे में कोई बातचीत करते, लेकिन उससे पहले मुझे जो है इस काम में अपने साथ मारिया को शामिल करना था। मारिया अगरचे थोड़ी-सी अमीर बाप की बेटी थी और एक अच्छे खाते-पीते घर से थी, लेकिन वो इस काम में हमारे लिए बेहतरीन मददगार साबित हो सकती थी। उसे कभी भी इस बात को लेकर के गुमान तकब्बर नहीं रहा था कि वो कोई अमीर बाप की बेटी है। उसने हमेशा मेरे साथ अच्छा सलूक ही किया था। लिहाज़ा मैं अब इस बात को लेकर के सोच रही थी कि मुझे मारिया को भी दाया आंटी के घर लाना पड़ेगा और मुझे मारिया को भी एक दफ़ा दाया आंटी के साथ मिलाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक मारिया दाया आंटी के साथ मुलाकात नहीं करेगी, असल बात जो है वो मारिया के पल्ले भी नहीं पड़ेगी। असल बात जानने के लिए ज़रूरी था कि मारिया जो है वो दाया आंटी से एक मुलाकात कर लेती। लिहाज़ा अब मारिया का यहाँ आना लाज़मी था और मारिया का आंटी से मुलाकात करना भी लाज़मी था। अब मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं किसी न किसी तरीके से इन दोनों को मिलवा दूँ। लिहाज़ा मैंने इस बात के लिए एक प्लान बना लिया और मैंने मारिया से मिल कर के उससे दाया आंटी तक ले आने का एक छोटा-सा हल भी निकाल लिया। मारिया अगरचे मेरे घर बहुत कम आती थी और मुझे ही ज़्यादातर उसके घर जाना होता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो मेरे घर कभी नहीं आती थी। लिहाज़ा मैंने भी अपनी एक छोटी-सी सालगिरह का बहाना बनाया और क्योंकि वो मेरी डेट ऑफ़ बर्थ के बारे में नहीं जानती थी, ना मैंने कभी उससे अपनी डेट ऑफ़ बर्थ के बारे में ज़िक्र किया था। इसलिए सालगिरह का बहाना आसानी से बनाया जा सकता था। अगरचे मैं उसकी हैसियत के मुताबिक से सालगिरह तो नहीं कर सकती थी, लेकिन एक केक ला कर के उस पे छोटी-सी सेलिब्रेशन तो की जा सकती थी। लिहाज़ा इस सेलिब्रेशन की मैंने उसे दावत दी थी। पहली बार मैंने अपने सौतेले बाप को भी अपनी इस नकली सालगिरह में मदऊ किया था और ये नकली सालगिरह मनाने का फ़ैसला मैंने दाया आंटी के घर किया था। क्योंकि मेरी वालिदा नहीं थी और वालिद भी मेरा सौतेला था, इसलिए मैंने इस बात का फ़ैसला किया था कि मैं दाया आंटी के घर ये सालगिरह करूँगी। दाया आंटी के क्योंकि ख़ुद की औलाद नहीं थी और ना ही दाया आंटी का शौहर था, वो अकेली ही बेचारी रहती थी और उसका जो भी निज़ाम था वो हॉस्पिटल की जॉब से चलता था या फिर लोग यहाँ पे जो मोहल्ले में उसे अपनी किसी न किसी गर्ज़ से बुला कर के ले जाते थे, वहाँ जा कर के वो कुछ न कुछ अपने मामलात चला रही थी। घर-बार उसका अपना था, इसलिए उसे किसी बात की फ़िक्र नहीं थी। वो भी इस दुनिया में अकेली रह रही थी और मैं इसी वजह से उसके पास वक़्त गुज़ारी के लिए चली जाती थी।
वो हर तरह से मेरा साथ दे रही थी, इसलिए उसने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि वो सालगिरह मेरे ही घर में रखी जाए। मेरे सौतेले बाप ने इस बात पे कोई एतराज़ नहीं किया था कि मैं दाया आंटी के घर सालगिरह मनाने का इरादा रखती हूँ। वो तो इस बात को लेकर के खुश था कि मैंने उसे इस बात की दावत दी है और उसे इस सालगिरह में मदऊ किया है। मारिया को भी मैंने सालगिरह के बारे में बता दिया था और मारिया ने भी खुद वहाँ पर आने की हामी भर ली थी। मारिया अगरचे अमीर थी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वो इन बातों का ख्याल नहीं करती थी, वो मेरा पूरा ख्याल रखती थी और वो दोस्ती को कभी भी पैसे के मुकाबले नहीं तोलती थी। उस रोज़ जबकि मैंने उसको सालगिरह के लिए इकट्ठा होने के लिए कहा था, मारिया मेरी सालगिरह के लिए आ गई थी और मारिया अकेले नहीं आई थी, बल्कि मारिया अपने साथ अपनी 1-2 और सहेलियों को भी लेकर के आई थी। क्योंकि उसके कहने के मुताबिक इतने कम लोगों में सालगिरह बिल्कुल बोरिंग हो जाती और कम से कम केक इतना तो था कि वो 2-4 के अगर और मुँह पड़ जाता तो उसमें कोई कमी आने वाली नहीं थी। मैं उन लड़कियों को भी जानती थी और मारिया के घर में ही मैं उन लड़कियों से पहले भी मुलाकात कर चुकी थी। मारिया ने मेरी हैसियत और मेरे बारे में तकरीबन उन लड़कियों को सब कुछ ही बता रखा था, इसलिए वो भी नकचड़ी नहीं थी। उन्होंने आकर भी मेरे साथ अच्छे तरीके से ही व्यवहार किया था और मुझे जो है वो अपनी एक दोस्त की नज़र से ही देखा था। केक काटा गया और इसी तरीके से सब लोगों में केक को तक़सीम कर दिया गया। केक के अलावा हम लोगों ने चना चाट का इंतज़ाम कर रखा था, जो कि मैंने और आंटी दाया ने मिलकर के ही किया था। ये चना चाट हमने खुद घर पे ही बनाई थी, लिहाजा हमने ये चना चाट भी सबको दे दी। चना चाट और केक खाने के बाद अब सब लोग जो है वो हम लोग किसी न किसी मौजू को लेकर के आपस में खुशगपियों में मसरूफ़ हो गए। इतने में दाया आंटी ने मारिया को अपने साथ चलने का इशारा किया और मारिया को लेकर के वो एक अलग कमरे की तरफ बढ़ गईं। मारिया उनके साथ चली गई थी, जबकि बाकी की जो सहेलियां आई थी उनके साथ बैठ कर के मैं यहाँ गपशप लगा रही थी। मुझे थोड़ा-सा खदशा लगा हुआ था कि मारिया और दाया आंटी के दरमियान क्या गुफ्तगू चल रही होगी और मारिया और दाया आंटी जो है वो किसी बात को लेकर के क्या बात कर रही होंगी। लेकिन मुझे अंदाज़ा तो था, क्योंकि सब कुछ ही तो मैंने दाया आंटी के साथ मिलकर ही तय किया था और सब कुछ दाया आंटी के कहने के मुताबिक ही हो रहा था। तकरीबन आधे घंटे से भी ऊपर का वक़्त लग गया और फिर मारिया दाया आंटी के साथ वहाँ पर कमरे में आई। आते ही उसने अपनी बाकी की दोस्तों को भी चलने के लिए कहा और मुझसे भी इजाज़त दी। उसका मूड कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसने कोई बात भी आकर के नहीं की थी। थोड़ी ही देर में वो जैसे आई थी वैसे ही अपने घर के लिए रवाना हो गई। वो अपनी गाड़ी में आई थी, इसलिए उसे वापस जाने की कोई परेशानी नहीं थी। वो चली गई तो दाया आंटी ने अब मुझे और मेरे बाप को भी जाने का इशारा किया। वैसे तो वो चाहती थी कि मैं उसके पास रुकूं, लेकिन ज़ाहिर बात है कि इस वक्त उसके पास कोई ऐसा बहाना नहीं था कि जो रात में मुझे वो अपने पास रोक सकती। इसलिए अब उसने मुझे जाने की इजाज़त दे दी थी और मैं अपने सौतेले बाप के साथ घर वापस आ गई थी। जब मैं घर वापस आई तो हस्बे रवायत मेरा बाप अपने कमरे में चला गया, जबकि मैं अपने कमरे में आई। मैंने इत्मीनान से अपनी खिड़कियां दरवाजे सारे बंद किए और पर्दे वगैरह गिरा करके अपने बिस्तर पर जाकर के दराज हो गई। मैं नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी कि ये क्या बात हुई होगी जो कि दाया आंटी ने मारिया से की होगी, और मारिया से जब उसने ये सारी बातें की होंगी तो मारिया ने आगे दाया आंटी को क्या जवाब दिया होगा। मुझे अब इन बातों के बारे में जानना था और उसके जानने का सिर्फ एक ही ज़रिया था कि सुबह होने का इंतज़ार किया जाए। और सुबह जैसे ही मेरा बाप अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर जाए और अपने काम की घर से निकले, मैं दाया आंटी के घर पहुंच जाऊं और दाया आंटी से बैठ करके इस सिलसिले में बात करूं। लिहाजा अब मैं बड़ी बेचैनी से सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन ज़ाहिर बात है कि मैं सोती तो सुबह होनी थी और नींद थी कि वो मुझे आ नहीं रही थी। मैं अपने आप को अब हल्का-फुल्का महसूस कर रही थी। जो कुछ होना था वो हो चुका था, जो कुछ भी था वो सामने आ चुका था। मैं अब इस सच तक भी पहुंच चुकी थी कि जो दाया आंटी के ज़रिए से मुझे मालूम हो चुका था। मुझे मेरे असली मुजरम का भी पता था और मुझे सारी सूरत हाल का भी इल्म था। इसलिए अब दाया आंटी और मैं मिलकर ही इस खेल को खेल रहे थे और हमें
बहुत जल्द जो है वो इस खेल के असली बंदे तक भी पहुंचना था, और ना सिर्फ के पहुंचना था बल्कि पूरे सबूत और प्रूफ के साथ ही हम लोग उसके पास पहुंचने वाले थे। लिहाजा अब मुझे सुबह होने का इंतज़ार था, इसलिए मैं जो है इधर-उधर पलसेटें मारती रही और आखिरकार नींद की देवी मुझ पर मेहरबान हो ही गई और मैं नींद की आगोश में चली गई। सुबह मैं जल्दी उठ गई थी और मैंने उठ कर के ही अपने सौतेले बाप के लिए नाश्ता तैयार करना शुरू कर दिया। वो भी मेरे अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली को महसूस कर रहा था। कम से कम मैं वैसा रवैया अख्तियार किए हुए नहीं थी जैसा कि पहले मेरा होता था। लिहाजा मैंने उसे नाश्ता बना कर के दिया और वो नाश्ता करने के बाद मेरे सर पर हाथ फेरता हुआ घर से बाहर निकल गया। वो वाक़ई ही मन में खुश था कि पहली बार मैंने उसे अपनी सालगिरह में भी बुलाया था और उसके साथ मेरा रवैया भी काफ़ी हद तक बदल गया था। शायद ये बात ही उसके लिए बहुत थी कि उसकी बेटी उसके साथ तावन कर रही थी, उसकी बेटी उसको लेकर के खुश थी। उसके चले जाने के बाद अब मैं इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि दाया आंटी उठ जाए तो मैं दाया आंटी की तरफ जाऊं, क्योंकि दाया आंटी अमूमन सुबह देर से उठने की आदी थी। 10 से 11 बजे जाके कहीं वो उठा करती थी। लिहाजा मैंने सोचा कि जब तक मैं दाया आंटी के घर जाऊंगी उससे पहले मैं ज़रा घर का सफाई वगैरह कर लूँ और घर के काम जो है वो उनको निपटा लूँ। अब मैंने अपने घर के कामों को सफाई सफाई वगैरह के चक्कर में लग गई और इसी काम में मुझे तकरीबन 11 बज गए। 11 बजे जब मुझे 11 बजने का एहसास हुआ तो मैंने घड़ी देखी और फिर मुझे पता चला कि 11 हो चुके हैं। तो अब मैंने दाया आंटी के घर जाने का फ़ैसला कर लिया। दाया आंटी ने जो भी बात कल रात को मारिया से की थी, वो बात मेरे लिए जानना और फिर मारिया का जवाब जानना और मारिया की इस बारे में राय जानना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और बहुत ज़्यादा मायने रखती थी। लिहाजा मैं दाया आंटी के घर पहुंच गई और फिर दाया आंटी ने मुझे देखते ही वेलकम किया और फिर मुझे अपने साथ लेकर के एक अलग कमरे में चली गई। हम हट के ज़रा एक अलग कमरे में गए थे जहाँ पर कोई किसी को हमारी आवाज़ सुनाई ना दे सके और हम आसानी से बैठ के बातें कर सकें। कमरे में पहुंच करके उन्होंने मुझे बिठाया और ख़ुद चाय बनाने के लिए चली गई। शायद अभी वो मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही थी और वो मुझे थोड़ा-सा तड़पाना चाहती थी। लिहाजा तकरीबन 10 या 15 मिनट तक वो चाय की 2 प्यालियाँ बना कर के ले आईं और फिर उन्होंने चाय की एक प्याली मुझे थमा दी और दूसरी अपने हाथ में लेकर के अब वो मेरे सामने सोफ़े पर बैठ गईं। मैं भी इस वक़्त सोफ़े की ही एक सीट पर बैठी हुई थी। थोड़ी देर तक वो इसी बात को लेकर के चाय पीने को एंजॉय करती रहीं और मेरे चेहरे के उतार-चढ़ाव को देखती रहीं। फिर वो हल्की-सी मुस्कुराहट के साथ मुझसे कहने लगीं, "देखो बेटी, बात ये है कि मेरी मारिया के साथ रात को मुकम्मल तफ़सीली बात हो गई है। अगरचे मारिया इन बातों को तस्लीम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे हम कोई इल्ज़ाम है जो कि लगा रहे हैं या फिर उसके बारे में हमने जो भी सोचा है या जो भी मारिया को कहा है ये झूठ पर मबनी है या फिर हम लोगों का कोई प्रोपेगेंडा है। लेकिन जैसे-जैसे मैंने मारिया को सारी डिटेल बताई और तुम्हारे बारे में और तुम्हारी मौजूदा हालत के बारे में उसे बताया, उसे मेरी बात के ऊपर यकीन आने लगा। फिर मैंने उसे ये भी बताया कि इसमें ये बताओ कि अगर हम इल्ज़ाम लगाएँगे तो इसमें हमारा क्या फ़ायदा है? हम किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, जो कुछ भी है वो पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे वज़न के साथ ये बात कर रहे हैं। फिर मैंने वो रिपोर्टें जो कि तुम्हारी थीं और इसके अलावा जो हम लोगों ने रिपोर्टें करवाई थीं, वो उसके सामने रख दी। वो उन रिपोर्टों को भी वहाँ पर बैठ कर के बगौर देखती रही और जब उसने उन रिपोर्टों को अच्छी तरह से देखा और समझ लिया, तो तब उसने कहा कि ठीक है, मैं समझ गई हूँ, आप ठीक कह रही हैं। अब मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है? लिहाजा मैंने उसे उसका काम समझा दिया है और उसे वापस भेज दिया है। बस यही बातचीत है जो कि मेरी और उसकी हुई है और उसने हमारा साथ देने का मुकम्मल तौर पर फ़ैसला कर लिया है। साथ ही साथ मैंने उसे ये भी बता दिया है कि कोई भी बात किसी के सामने ना की जाए और ना ही ऐसी बात कोई आपस में तुम लोग फ़ोन पर करना कि कोई बंदा इस बात को सुन कर के इस बात को लेकर के चौकन्ना हो जाए और कल को हमारे हाथ से मछली की तरह निकल जाए। लिहाजा मारिया ने मेरी इन तमाम बातों को एक्सेप्ट किया है और वो हमारा मुकम्मल साथ देने के लिए तैयार है। वो तुम्हें बिल्कुल अपनी बहन की तरह मानती है और जब उसे असलियत का पता चला है, यकीन करो कि उसके अंदर गम और गुस्से की एक लहर है।
वो तो कब से फटने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन मैंने ही उसे कहा है कि बेटी अपने गुस्से को पालो ताकि कल को किसी किस्म की मुसीबत का बायस ना बनो। अपनी सहेली के लिए भी मुसीबत ना खड़ी करो और खुद अपने ज़ात के लिए भी मुसीबत खड़ी ना करो। लिहाजा उसने मेरी इस बात को तस्लीम कर लिया है और वो उस रोज़ जब कल निकली है तो उस वक़्त वो सच पूछो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, लेकिन उसने इस गुस्से का इज़हार नहीं किया। जिन लड़कियों के साथ आई हुई थी वो उनको लेकर के बस आराम से यहाँ से निकल गई है और यही जो बात है ये हमारे लिए बहुत है। मारिया को सारा कुछ पता चल चुका था और मारिया सारी बात जान भी चुकी थी। मारिया ने मुझे कई बार कहा था कि उसके सौतेले बाप की वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद होकर रह गई है, लेकिन कभी उसने इस बात का कुछ खुलासा नहीं किया था। बस उसने जो बातें की थी वो सौतेले बाप को लेकर के की थी और वो बातें मैंने भी अपने ज़हन में बिठा के अपने भी सौतेले बाप से खामखा का बैर डाल दिया था। लेकिन अब मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका था कि हर सौतेला बाप बुरा नहीं होता। मेरा सौतेला बाप मेरे लिए वाक़ई ही एक अच्छा अज़ीम इंसान साबित हो रहा था। वो मुझे बिल्कुल एक बेटी की तरह ही देखता था और मुझे अब उसमें अपना बाप नज़र आने लगा था। मेरी माँ ने अगर मेरे बाप के मरने के 1 साल के अंदर इससे शादी करके इसे अपना शौहर बना लिया था, तो इसके पीछे एक वजह भी थी जो कि आज तक मैंने अपने अंदर ही दबा कर रखी है। मेरा पहला बाप मेरी वालिदा को कभी-कभी जो है वो हाथ वग़ैरह उठाता था, लेकिन इस बात को लेकर के मैं फिर भी अपने बाप से बेहद मोहब्बत करती थी। शायद यही वजह थी कि मेरी माँ जो है वो मेरी बाप के मरने पर ज़्यादा दुखी नहीं हुई थी। जो भी था जो ख़ैर गुज़र गया था, लेकिन अब जो सामने था उसका हमने सामना करना था। इस काम के लिए दया आंटी भी मेरे साथ थीं। मारिया की सपोर्ट भी हम लोगों को हासिल हो चुकी थी और मैं खुद भी इस बात की तह तक पहुँचना चाह रही थी। लिहाज़ा अब हमारे कहे के मुताबिक ही सारा मामला होना था और जो भी हमने सोचा था उसी के मुताबिक से ही हमने ये सारी बात करनी थी। कुछ दिन इसी तरीके से गुज़र गए और फिर हमारे कहे के ऐन मुताबिक मारिया ने एक पार्टी का अरेंज कर दिया। ये पार्टी मारिया ने जो है वो ना तो किसी सालगिरह के सिलसिले में दी थी और ना ही इस पार्टी का कोई और रीज़न था। बस ऐसे ही उसने बैठे-बिठाए कोई बहाना लगा कर के एक पार्टी का अरेंज कर लिया था। वो इस पार्टी में अपने सौतेले बाप को भी बुलाना चाह रही थी और अपने उसी बाप के बेटे इस्फ़हान को भी बुलाना चाह रही थी। इस्फ़हान मारिया का सौतेला भाई था और कभी भी इन दोनों बहन-भाइयों के दरमियान में आपस में नहीं बनी थी, क्योंकि वो सौतेला होने के साथ-साथ इस बात का बाकायदा से जो है वो चर्चा भी करता था कि वो सौतेला है और ये उसकी बहन नहीं है। उसने कभी भी इसे बहन तस्लीम नहीं किया था और वो अपने ही काम में, अपने ही बातों में मगन रहता था। बहरहाल कभी कोई घर में फ़ंक्शन होता था तो वो उस फ़ंक्शन में लाज़मी शामिल होता था। सालगिरह वाले फ़ंक्शन में भी वो शामिल था और इससे पहले भी 1-2 फ़ंक्शन इस घर में हुए थे जिसमें वो शामिल था। लिहाज़ा अब वो भी इस फ़ंक्शन में आया था। ये फ़ंक्शन अगरचे किसी सालगिरह का नहीं था, लेकिन खाने-पीने का अच्छा इंतज़ाम मारिया की तरफ से किया गया था और मारिया ने यहाँ पर अब मुझे भी बुला रखा था। दाया आंटी भी गई हुई थीं और फिर हम लोग जो है वो वहाँ पर खूब फ़ंक्शन में हल्ला-गुल्ला कर रहे थे। यही वो वक़्त था और यही वो मौका था कि जब हमें हमारे मुजरिम के बारे में सारी मालूमात भी थी और हम अपने मुजरिम को जानते भी थे और हमें पता था कि हमारा मुजरिम कौन भी है। इस्फ़हान का बाप जो कि मारिया का सौतेला बाप था, वो भी इस पार्टी में मौजूद था। उसकी भी निगाह हम लोगों पर ही जमी हुई थी और वो भी हम लोगों को साथ लेके चल रहा था। वो भी हमारे साथ मुकम्मल एन्जॉय कर रहा था। इस्फ़हान था तो वो भी अपने बाप ही की तरह जो था एन्जॉय कर रहा था, खाने-पीने में वो भी बहुत तेज़ था। लिहाज़ा अब दोनों ही बाप-बेटा जो है वो हमारी नज़रों के सामने थे और दोनों ही वहाँ उस पार्टी में मौजूद थे। इसी तरीके से अब पार्टी चल रही थी कि पार्टी की लाइट चली गई। जैसे ही पार्टी की लाइट चली गई, अब वहाँ पर मुकम्मल तौर पर अंधेरा छा चुका था। इस मुकम्मल तौर के अंधेरे में अब थोड़ी ही देर तक ये अंधेरा रहा और फिर उसके बाद लाइट आ गई। पहले भी कई बार ऐसा हो चुका था कि जब मैं यहाँ पार्टी में आती थी तो कभी-कभार जनरेटर ख़राब हो जाता था या वैसे लाइट चली जाती थी तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे अंधेरा छा जाता था। अंधेरा छा चुका था और अब रोशनी हो चुकी थी।
जब रोशनी हुई तो मैंने देखा कि वैसी की वैसे ही सारे निज़ाम हैं, कोई भी किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई थी। लिहाज़ा हम सब लोग अपने खाने-पीने के मामलात में दोबारा मगन हो चुके थे। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था और वो डर वाक़ई ही सच साबित हुआ। पार्टी से वापस आने का टाइम हो चुका था और मैं पार्टी के से वापस दाया आंटी के साथ अपने घर के लिए रवाना हो चुकी थी। उस रोज़ जब मैं अपने घर पहुंची तो दाया आंटी को मैंने उसके घर छोड़ा और फिर उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गई। जैसे ही मैं घर वापस आई, मुझे एहसास हुआ कि मेरे सर में शदीद दर्द है। ये सर में जो शदीद दर्द था, ये याद दहानी के लिए काफ़ी था कि मैं एक दफ़ा फिर एक पार्टी से होकर के आई हूँ। उस शदीद दर्द के चलते मैं अपने कमरे में जाकर के लेट गई। मुझे दरवाज़े खिड़कियाँ बंद करने का भी कोई होश नहीं था और मैं इसी तरीके से जाकर के अपने कमरे में जाकर के अपनी चारपाई पे लेट चुकी थी। उस रोज़ भी मुझे वही ख्वाब आया और मैंने उस ख्वाब को देखा कि जैसे कि मेरे कमरे में कोई बाकायदा से मौजूद है और कोई मेरे कमरे में आया है। उस रोज़ भी मैंने सब कुछ वही महसूस किया जो कि मैं पहले महसूस करती हुई चली आ रही थी। यानी कि ये सब कुछ जो भी था, ये मारिया की पार्टी के साथ ही मंसूब था और मारिया की पार्टी से ही ये सारा मामला शुरू हुआ था। लिहाज़ा अब इस बात की मुझे भी समझ आ चुकी थी, गाया आंटी को भी समझ आ चुकी थी और मारिया भी इस बात को अब समझ चुकी थी। लिहाज़ा बस अब इस बात का खुलासा करना और इस सारे ड्रामे का दी एंड करना बाकी था और दी एंड करने के लिए हम लोग रेडी थे। अगली सुबह ही अब मारिया मेरे पास आ गई और मारिया जब मेरे पास आई तो उसके साथ-साथ 1-2 लोग और भी थे। ये लोग जो थे मारिया की तरफ से ही आए थे और ये मारिया के सगे रिश्तेदार थे। अब वो लोग जब आए तो हम लोग दाया आंटी के घर ही मिले और दाया आंटी के घर में बैठ कर के मारिया ने उन लोगों से बातचीत की। उन लोगों से बातचीत करने के बाद अब सारी बात खुल कर के सामने आ गई थी। लिहाज़ा वो लोग जो कि मारिया के सगे रिश्तेदार थे, एक मारिया का सगा मामू लगता था और दूसरा जो था मारिया का जो पहला बाप था, सौतेले बाप से पहले उसका भाई था, यानी कि वो मारिया का चचा लगता था। चचा और मामू को वो साथ लेकर के आई थी क्योंकि ये दोनों ही ऐसी हस्तियाँ थी कि जो हर मुसीबत में मारिया के साथ खड़े थे और मारिया की पूरी सपोर्ट करते थे। मारिया की वालिदा जो थीं वो भी आई थीं, लेकिन वो थोड़ा देर से पहुंची थी। उनको इत्तला तो की गई थी लेकिन उनको आने में थोड़ी देर हुई थी। मारिया की वालिदा भी थोड़ी देर में आ गई थीं और फिर मारिया की वालिदा भी आकर के ना सिर्फ के बैठ गई थी बल्कि इस सारी गुफ्तगू में वो भी शामिल हो गई थीं और उन्हें भी सारी बात का खुलासा पता चल गया था। किस्सा मुख्तसर ये कि अब हमारी पार्टी तैयार थी और पूरे तौर पर हमारे पास ना सिर्फ के सबूत थे बल्कि हर किस्म के हम मामलात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थे। ऐसे में हम अब यहाँ से रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार थे और हम चाह रहे थे कि अब जितनी जल्दी हो सके हम अपने मिशन के लिए रवाना हो जाएँ। लेकिन इससे पहले कि हम अपने मिशन के लिए रवाना हो जाएँ, मैंने अपने सौतेले बाप को देखा जो कि वो वहाँ पर चला आया था। मैंने दाया आंटी की तरफ देखा तो दाया आंटी ने मुझे आँखों में इशारा किया कि उसने खुद मेरे सौतेले बाप को यहाँ पे बुलाया है क्योंकि उसका होना भी बहुत ज़रूरी है। मेरे सौतेले बाप को अभी तक किसी बात का भी इल्म नहीं था, लेकिन जब वो दाया आंटी के घर आया तो दाया आंटी उसे लेकर के एक साइड पर चली गई। शायद वो उससे सारी सूरत-ए-हाल से आगाह करना चाह रही थी और थोड़ी ही देर में जब मेरा बाप दाया आंटी के साथ वापस आया तो उसके चेहरे पर परेशानी के तासरात मैं साफ देख सकती थी। वो शायद मेरी बाबत सुन कर के परेशान हो गया था। जब से उसे मेरे बारे में पता चला था, वो इस बात को लेकर के परेशान हो गया था। उसकी परेशानी बिल्कुल फ़ितरी थी कि अगर बेटी पे मुसीबत होगी तो बाप तो परेशान होगा। अब सारे ही लोग जाने के लिए तैयार थे। इस काम के लिए 2 गाड़ियाँ तैयार हो चुकी थीं। एक गाड़ी जो है वो खुद मारिया ड्राइव करने वाली थी और दूसरी गाड़ी जो थी वो मारिया के मामू जो हैं वो ड्राइव करने वाले थे। हम लोगों ने उसके साथ जाना था और फिर थोड़ी ही देर में हम अपनी मंज़िल की तरफ रवाना हो गए। जब हम लोग अपनी मंज़िल पर पहुँचे तो हमें दरवाज़ा खटखटाना पड़ा और दरवाज़ा खटखटाने के जवाब में जिस शख़्स ने दरवाज़ा खोला वो मारिया का सौतेला बाप था। वो इतनी पलटन को अपने सामने देख के थोड़ा घबरा सा गया। उसे शायद ऐसा लगा कि पता नहीं क्या बात हो गई है कि किस वजह से हम लोग जो है वहाँ पे आ गए हैं। हम लोगों ने भी पूरी तरह से दनदनाते हुए घर के अंदर दाख़िल हो गए और फिर उसे भी घर के अंदर ले गए।
वो थोड़ी देर के लिए अंदर आया और फिर सरपटा सा गया और उसने अपनी तरफ से गुस्सा करने की कोशिश की, लेकिन उसे खामोश करा दिया गया। मेरे चचा और मामू मारिया के चचा और मामू की बड़ी दहशत थी। वो उस उनसे डर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इनसे थोड़ा डरता है या इनके सामने बातचीत ज़्यादा नहीं करता। शायद इनमें से कोई एक ऐसा था जो कि पुलिस के महकमे में था, इसलिए वो इस बात को लेकर के कोई ज़्यादा शोर नहीं कर रहा था, इसलिए खामोशी से बैठ गया। खैर थोड़ी ही देर में मामू जो कि पुलिस के महकमे था, मारिया का मामू जो कि पुलिस के महकमे था, जिसका नाम ज़फ़र था, वो अंदर गया और फिर उसने एक कमरे से इस्फ़हान को बरामद किया और उसे तकरीबन घसीटता हुआ वहाँ हमारे सामने ले आया। इस्फ़हान को ला कर के उसने एक सोफ़े पर पटका और फिर इस्फ़हान के पास ऐसे खड़ा हो गया कि जैसे कोई बंदा जो है वो किसी बंदे से कुछ पूछ-परछ करने के लिए उसके सर पर खड़ा हो जाता है। मेरा चचा भी जो है वो अब बड़ी दुरुस्त नज़रों से मारिया का चचा भी बड़ी दुरुस्त नज़रों से इस वक़्त जो है वो इस्फ़हान को देख रहा था। इस्फ़हान के बाप की तो गिग्गी बंधी हुई थी, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। ख़ैर मारिया भी आगे बढ़ी, उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ जो है वो अपने भाई के जड़ दिया। वो उसका सौतेला भाई था, लेकिन वो इसी काबिल था कि उसे थप्पड़ मारा जाता। अब उसने घिघियाए हुए से लहजे में इस सारी सूरत-ए-हाल को समझते हुए बोला कि क्या हुआ है? मैंने क्या किया है? मुझे क्यों आप लोग तंग कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मैंने क्या किया है? वो इसी किस्म की बातें कर रहा था कि एक वीडियो जो है वो अब चचा ने मामू ने अपने मोबाइल से चला करके उसकी आँखों के सामने कर दी और फिर उस नए वीडियो में उसने अपना घिनौना चेहरा देखा। थोड़ी देर में मामू ने वीडियो अपने मोबाइल से हटा करके मोबाइल को दोबारा जेब में डाल दिया और अब उसे उठा करके खड़ा कर दिया। वो वीडियो जो है उसका बाप भी देख चुका था, उसने भी चंद लम्हे के लिए उसकी झलक देख ली थी। लिहाज़ा अब उससे कोई भी बात जो है वो छुपाना जो है वो मुमकिन नहीं लग रहा था। वो गिघियाने लगा और माफ़ी-तलाफ़ी का तलब तलब करने लगा। मेरा मारिया का मामू उसे थाने लेके जाना चाहता था और उसके खिलाफ एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट दर्ज करना चाहता था और उसे हमेशा के लिए जेल भेजना चाह रहा था। इसी किस्म की धमकियाँ जो है वो मारिया का मामू उसे दे रहा था। जबकि मारिया का चचा भी कुछ इसी किस्म की बातें कर रहा था। अब उसके बाप ने, यानी कि जो मारिया का सौतेला बाप था, आगे बढ़ के कहा, देखो बात ऐसा है कि घर का मामला है, घर के अंदर ख़त्म कर दो। मेरा बेटा अभी नादान है, अगर उसने नादानी में कुछ गलती कर दी है तो इसका तरीक़ाकार यही है कि तुम लोग जो है वो हमें बताओ कि हम इसका क्या हर्जाना अदा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अब एक तरफ इस्फ़हान को छोड़ कर के मारिया का मामू जो है वो इस्फ़हान के बाप की तरफ बढ़ा। उसने कहा कि तुम इस बात का हर्जाना अदा करोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें अपनी बेटियों तुम्हारी अपनी बेटियाँ नहीं हैं, तुम्हारे अपने बच्चे नहीं हैं, लोगों की बच्चियों के हर्जाने अदा करते फिरते हो। ये कह कर के उसने उसका गिरेबान पकड़ लिया और उसे भी वहाँ पर सोफ़े पे बिठा दिया। उसने कहा कि इसका हल बताओ क्या है? अब उसने कहा कि अच्छा जनाब, आप ऐसा करो कि मेरे बच्चे को मुझे छोड़ो और जो भी आप कहो कि मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बताओ मैं क्या करूँ? उसने कहा करना क्या है? इस बच्ची को जो है वो इस खान के साथ निकाह कराओ, इनका निकाह करवा के इस बच्ची को बाइज़्ज़त तरीके से अपने घर लेके आओ। हम हर दूसरे चौथे दिन आके देखते रहेंगे, अगर हमें ऐसा लगा कि इस बच्ची के साथ तुम कोई ज़ुल्म या ज़्यादती कर रहे हो या कुछ इसके साथ बुरा हो रहा है इस घर में, तो याद रखो कि तुम लोग जो है वो फिर कानून के शिकंजे से नहीं बच सकोगे। बात सारी हो चुकी थी, सामने आ चुकी थी और मुजरिम भी पकड़ा जा चुका था। मेरा मुजरिम इस्फ़हान था। वो असल में जब भी मैं मारिया की पार्टी में आती थी, कोई न कोई चीज़ मुझे किसी न किसी बहाने से ऐसा कुछ करता था कि जो मैं खा पी लेती थी और उस खाने-पीने के बाद मुझे जो है वो थोड़ी देर के लिए अपनी होश नहीं रहती थी। वो मुल्क इस पार्टी की रंगीनियों का फ़ायदा उठा करके और जब लोग अपनी-अपनी खुशखबरियों में मसरूफ़ होते थे, वो उसी चीज़ का फ़ायदा उठा कर के मेरा फ़ायदा भी उठा लेता था और मुझे किसी न किसी तरीके पे परेशान कर देता था। उस रोज़ जो पार्टी रखी गई थी वो मारिया के कहने पे इसीलिए रखी गई थी, मारिया ने उस रोज़ ख़ास इंतज़ाम कर रखा था। एक तो ये है कि मारिया ने उस रोज़ जो है वो हर कमरे में, हर जगह जो है वो कैमरे लगवा रखे थे और इन्हीं कैमरों की मदद से वो जानना चाहती थी कि असल मुजरिम जो है वो है कौन?
यहाँ पर भी हम डीएनए के ज़रिए से ही पहुँचे थे, क्योंकि आंटी ने मेरे कान में जो बात कही थी वो यही कही थी कि बेटी तू हर मिलने वाले का जो है कोई ना कोई चीज़ उसके इस्तेमाल की उठा लाया कर, जैसे ही तू उठा करके लाएगी मैं उसे लेबॉरेटरी में भेजूँगी, जिसकी लेबॉरेटरी रिपोर्ट तुम्हारी रिपोर्ट के साथ मैच हो गई, इसका मतलब है कि वही तुम्हारा कसूरवार है, वही तुम्हारा मुजरिम है। लिहाजा इसफ़ा खान की जो रिपोर्ट है वो इस सारे मामले में जो है वो मिल गई थी, और इसफ़ा खान ही इस बात में गुनहगार और मुजरिम करार पाया था। अब कानून के डर से और जेल जाने के डर से इसफ़ा खान ने मेरे साथ शादी करने की हामी भर ली थी, और उसने इस बात का वादा किया था कि वो मुझे कभी तंगी तकलीफ़ नहीं देगा और मुझे अच्छे तरीके से वो अपनी बीवी बना कर के रखेगा। ख़ैर अंत भला तो सब भला, यही कुछ हमारे साथ हुआ था। मेरी शादी इस्फ़ खान के साथ कर दी गई थी, और इस शादी में मेरा सौतेला बाप भी शामिल हुआ था। मुझे बस इस बात की फ़िक्र थी कि मुझे ब्याह देने के बाद मेरा बाप बिल्कुल अकेला रह जाएगा, लेकिन ज़ाहिर बात है कि मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मैं हर रोज़ ना सही लेकिन 2-3 दिन बाद उससे मिलने के लिए चली जाया करती थी। इस्फ़ा खान और उसके बाप को पुलिस का और कानून का कुछ ऐसा डर लगा था कि उस उन्होंने वाक़या ही मुझे एक अच्छे तरीके से अपनाया था, अपनी हरकतों से बाज़ आ गए थे, और अब बिल्कुल वो कोई ऐसी बात नहीं करते थे, और अगर करते भी थे तो मैं उन्हें फ़ौरी तौर पर चचा और मामू को फ़ोन करने का बोल देती थी। अब मैं भी उन्हें चचा और मामू ही कह रही थी, क्योंकि उन्होंने वाक़ई चचा और मामू वाला ही काम किया था।